जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेकनी क्लासेस। तो हम एमसीक्यू का रिवीजन सेशन की हेल्प से जेकेएसएसबी का सिलेबस जो है वो प्रिपेयर कर रहे थे। आज हमारा जो सेशन होने जा रहा है वो वेदर, क्लाइमेट और क्रॉप्स, जो जीके भी स्पेशल रेफरेंस में जम्मू कश्मीर वाले में टॉपिक में मेंशन है, उसको आज हम कवर करेंगे। इसके साथ जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी इंडिया का पोर्शन है जीके का, जो जेकेएसएसबी सिलेबस में मेंशन है, वो सारे ही हमने कवर कर लिया। उसके सारे एमसीक्यू का रिवीजन सेशन है और कल आपका मॉक टेस्ट है उसका, तो इसलिए एक दिन पहले ही मैंने सारा कंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो आज के सेशन को अच्छे से देखेंगे। पहले आप क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पे स्विच करोगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द सीजन विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने सीजन्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करना है। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, देन साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए शिफ्टिंग आईटी सीजन टू द नॉर्थ, जेट स्ट्रीम वीकेंड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो बताओ किसका क्या आंसर है। ठीक है, पहले ना मैं आपके जस्ट 5-10 मिनट लूंगा, मुझे आपको कुछ कंसेप्ट समझाना है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, बस 5-10 मिनट मुझे आप अच्छे से दे दो। देखो, ये हमारा जो है बेसिकली आपको पता है, ये हमारा ग्लोब है, मान लेते हैं। हमारे ग्लोब के सेंटर, तो हमारी अर्थ है बेसिकली। अर्थ के सेंटर सेंटर में जो है डेट इज इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री जिसे आप क्या कहते हो, इक्वेटर कहते हो। ठीक है, फिर उसके ऊपर 23.5 डिग्री पे ध्यान से सुनना है इस कंसेप्ट को जो मैं समझा रहा हूँ। 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है। 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आप सबको पता है। ठीक है, ये आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हमारा नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। ठीक है, अब देखो, मान लो, ध्यान से सुनना मेरी कहानी। हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है। इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है। इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लो सन जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सन के इक्वेटर पे एग्जिस्ट करने की वजह से इक्वेटर पे हमारे पास टेम्परेचर हाई होता है। जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वहां पर लो प्रेशर है। तो जहां की भी हवाएं होंगी, सारी हवाएं कौन सी जगह जाने की कोशिश करती है? लो प्रेशर वाली तरफ। ठीक है, तो मान लो ये एक विंड यहां से चलती है इक्वेटर वाली तरफ, इस विंड का नाम है साउथ ईस्ट। क्या नाम है? साउथ ईस्ट विंड। और इसी तरह ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एक विंड चलती है इक्वेटर की तरफ, और एक विंड जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ चलती है। इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट विंड। क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट। ऊपर से जो आ रही है इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और जो ये नीचे से जा रही है इसका नाम है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। क्या नाम है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया, थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये कंसेप्ट अच्छे से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे थोड़े बनाने में दिक्कत आ रही है। ये आपका इक्वेटर है, ये मैंने मान लिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैंने आपको बोला बेसिकली हमारे इक्वेटर के पास वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ पर प्रेशर लो होता है, इसलिए सारी हवाएं हवाएं हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। वो कहाँ पर लाई करता है? इक्वेटर के आसपास। तो जैसे मान लो जो नीचे से हवाएं आ रही है उनका नाम है साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड। क्या नाम है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। आपको कैसे पता चला इसका नाम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है? तो देखो ना कहां से आ रही है, ये साउथ वाली तरफ से आ रही है और ईस्ट साइड से आ रही है, ईस्ट, इसलिए इनका नाम है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इसी तरह ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी आती है, कहां पर? आईटीसीजेड की तरफ, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की तरफ विंड्स आती हैं। इनका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड। क्या आती है? नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड। ठीक है, तो सिंपली ये विंड्स चलती रहती हैं। अब हमारा इंडिया कहाँ पर है? इंडिया का मैप में यहाँ पे बनाओ, इंडिया यहाँ पर है। अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, तो इंडिया यहाँ पर है। इंडिया आपको पता है इक्वेटर से ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर इंडिया। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बेसिकली इंडिया के मिड से पास होता है, ये आपको पता है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है कि अब जैसे ये गर्मियों का मौसम आया, ठीक है, जून का, क्यों? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है इक्वेटर पे, इसलिए क्योंकि सन इक्वेटर पे है। अब क्या होता है, जब गर्मियों का टाइम होता है, मान लो जून जुलाई का महीना है, उसमें क्या होता है, हमारा जो सन है वो ऊपर चलना, मार्च के बाद सन ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। तो सन जो ऊपर जा रहा है, सन कौन सी तरफ जा रहा है? नॉर्थ वाली तरफ। तो ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यहाँ पर था ना, ये भी कहाँ जाना शुरू हो जाता है? ऊपर वाली तरफ। ठीक है, मतलब अब आपका लो प्रेशर कहाँ बन जाता है? ऊपर वाली तरफ। जो पहले नीचे था, अब वो लो प्रेशर नीचे से कहाँ चल जाता है? ऊपर वाली तरफ। क्यों? क्योंकि आपका सन ऊपर जा रहा है। सन के ऊपर जाने की वजह से ऊपर वाले एरियाज का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऊपर वाले एरिया का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा ऊपर वाला जो एरिया है वो बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और सारी हवाएं कहाँ पर जाना चाहती हैं? लो प्रेशर में। तो ये जो नीचे से आने वाली विंड है, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है, ये इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है। क्या कर जाती है? क्रॉस कर। जब ये इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये साउथ ईस्ट की जगह अब क्या बन जाती है? साउथ वेस्ट। क्या बन जाती है? साउथ वेस्ट। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन चेंज क्यों हुई? क्योंकि फिजिक्स का एक रूल है, उसको बोलते हैं बेसिकली, उस रूल को बोलते हैं बेसिकली
कुरियोलिस फोर्स की वजह से एक रूल है, वो रूल ये कहता है कि जो भी विंड्स हैं वो जब नॉर्थ कोई भी चीज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगी वो कौन सी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट तरफ। तो बेसिकली ये विंड्स यहाँ से ऐसे आ रही थी, बट जब इक्वेटर को क्रॉस करेंगे ये राइट तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो हमारी साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड नीचे से आ रही थी वो इक्वेटर को क्रॉस करके क्या बन जाती है, साउथ वेस्टर्न विंड्स। क्या बन जाती है, साउथ वेस्टर्न। अब यही साउथ वेस्टर्न विंड्स यहाँ पर अरेबियन सी, आपको पता है इंडियन ओशन है, यहाँ से पानी को उठाती हैं और इंडिया में बारिशें करवाती हैं, जिसको आप बोलते हो मॉनसून। क्या बोलते हो, मॉनसून। आपके इंडिया में जो बारिशें होती है वो किसकी वजह से होती हैं, साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स की वजह से। किसकी वजह से होती है, साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स। वो कैसे बनी, मैंने आपको सारा कंसेप्ट समझा दिया। यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये हमारा इक्वेटर था, गर्मियों के दिनों में क्या हुआ कि हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन थोड़ा ऊपर चला गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर चला गया, उसकी वजह से जो विंड्स नीचे से आ रही थी, मानो ये नीचे से साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड आए थे, उन्होंने इक्वेटर को क्रॉस कर लिया और वो क्या बन गई, साउथ वेस्टर्न। और ये पड़ी कहाँ पर, इंडिया के ऊपर, और इन्होंने मॉइस्चर को उठाया समुंदर से और इंडिया में बारिशें करवा दी, जिसको हम बोलते हैं इंडिया में मानसून का आना। तो आपका क्वेश्चन अब क्या कहता है, क्वेश्चन देखो, ये सारा मैंने क्लाइमेट की वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर मैंने सुबह ही शेयर कर दी थी, आपने वो वीडियो देखी होगी, तो इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका कवर हो गया कि साउथ वेस्टर्न जो मॉनसून सीजन है वो किसकी वजह से आता है, शिफ्टिंग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन टू द नॉर्थ। जब गर्मियां होती हैं, गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है वो नॉर्थ की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस करती है और क्या बन जाती है, साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड। वही साउथ वेस्टर्न मानसून जो है इंडिया में बारिशें करवाता है, जिसकी वजह से इंडिया में बारिशें होती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक कंसेप्ट है हमारे पास, कोल्ड वेदर सीजन। सर्दियों के सीजन में क्या होता है, ठीक है। देखो, सर्दियों के सीजन में ध्यान से समझना, सर्दियों के सीजन में एक चीज होती है, सर्दियों के सीजन में हमारे जम्मू कश्मीर वाला या पंजाब वाला, ये सारा जो रीजन है जम्मू कश्मीर पंजाब वाला, यहाँ पर बारिशें होती है। किसकी वजह से बारिशें होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। अब देखो, जैसे जम्मू कश्मीर वाला रीजन है या पंजाब है या हरियाणा है, आपने देखा होगा कि सर्दियों में यहाँ पर बारिशें होती हैं, और जब बारिशें आती हैं हम बोलते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ गई। ये वर्ड सुना है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बेसिकली कहाँ से आती हैं, तो ये पहले कंसेप्ट समझो। देखो, आपका जो हमारा, अगर हम अर्थ की बात करें, हमारे अर्थ में यहाँ पर अगर मान लो अर्थ में हमारा इंडिया है, इंडिया के वेस्ट में अगर आप चले जाओ, अरब है, अरब के ऊपर आपको पता है कि मेडिटेरेनियन सी है। ये जो अगर इंडिया का आपने पूरा वर्ल्ड का ग्लोब देखा हो तो आपने एक मेडिटेरेनियन सी दिखा हुआ है। मेडिटेरेनियन सी में से ऊपर से हवाएं आती हैं, वो मेडिटेरेनियन सी से बारिश का पानी उठाती हैं सर्दियों में और इंडिया में बारिशें करवाती हैं। तो इनको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्ब, क्योंकि वेस्ट की तरफ से आ रही हैं। तो इंडिया में जो सर्दियों में जो सीजन होता है वो किसकी वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। सर्दियों के सीजन में इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन में क्या होता है, देखो हमारे पास एक चीज होती है, जेट स्ट्रीम्स। देखो, पहले ही मैंने मुश्किल क्वेश्चन डाल दिया है ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप कंसेप्ट समझो, एक जेट स्ट्रीम का क्या कंसेप्ट होता है। देखो, जेट स्ट्रीम क्या होता है, कुछ ऐसी हवाएं होती हैं जो ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में चलती है। मतलब मान लो 8-10 किलोमीटर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहां पर जो हवाएं चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अब इन जेट स्ट्रीम की खासियत होती है, विंटर में स्ट्रांग होती है, विंटर में ये स्ट्रांग होती हैं और समर में ये वीक होती हैं। विंटर में स्ट्रांग होती है, ध्यान से सुना, विंटर में ये स्ट्रांग होती हैं। इसी की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में आती हैं, क्योंकि यही जेट स्ट्रीम ऊपर वाली हवाएं मेडिटेरेनियन से मॉइस्चर लेके इंडिया में लाती हैं। बट अगर हम समर की बात करें तो समर के मौसम में ये वीक होती हैं। अब ये पूछ रहा है कि हॉट वेदर सीजन में क्या होता है, हमारी जेट स्ट्रीम जो होती है वो वीक होती है। मैंने आपको जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट समझा दिया। जेट स्ट्रीम्स हमारी अपर एयर सर्कुलेशन है, मतलब ऊपर वाली तरफ की एयर सर्कुलेशन है, और गर्मियों के मौसम में ये वीक होती है और सर्दियों के मौसम में ये स्ट्रांग होती है। और लास्ट हमारा हो गया रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। अब मैं समझाता हूँ ये रिट्रीटिंग मॉनसून का क्या कंसेप्ट है और ये क्या चीज होती है। ठीक है, देखो, मैंने आपको अभी एक कंसेप्ट समझाया। मैंने आपको कंसेप्ट में ये समझाया कि जैसे ये मान, एक बार वापस सुन लो, इसी कंसेप्ट से जुड़ता है। ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, यहाँ पर हमारा इंडिया है। ठीक है, और ये नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहाँ से आती है साउथ ईस्टर्न विंड्स और यहाँ पे आती है नॉर्थ ईस्टर्न विंड। ध्यान से सुनना, यही साउथ ईस्टर्न विंड गर्मियों में इक्वेटर को क्रॉस करती है और इंडिया में बारिशें करवाती है, जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, अब जो साउथ वेस्ट मानसून खत्म हो जाता है, तो यही हवाएं जो पहले इधर से ऊपर जा रही थी, अब क्योंकि सन जो है वो वापस नीचे आ रहा है, सर्दियों के टाइम में सन नीचे वाली तरफ आ रहा है, तो नीचे वाली तरफ आ रहा है, तो अब लो प्रेशर नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली विंड्स है ना यहाँ पर सर्दियों के टाइम पे, ये क्या करेंगी, मानसून को अब नीचे वाली तरफ लाएंगी। इन विंड्स का नाम है नॉर्थ ईस्ट विंड। तो इसको सर्दियों के टाइम में नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स
जो है वो क्या करती हैं, यहाँ से हवाएं यहाँ से पानी लाती हैं, बट बे ऑफ बंगाल से थोड़ा पानी उठाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, तमिलनाडु वाले एरिया में थोड़ी बारिशें होती हैं सर्दियों के दिनों में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीट्रीटिंग मानसून। क्या बोलते हैं? रीट्रीटिंग मानसून, मतलब मानसून का वापिस आना। मानसून वापिस क्या आ रहा है, मतलब सर्दियों के टाइम में क्या हो रहा है, अक्टूबर नवंबर का टाइम लगा लो, अब क्या है, सन नीचे वाली तरफ जा रहा है, सन नीचे वाली तरफ जा रहा है, मतलब लो प्रेशर नीचे वाली तरफ जा रहा है। अब साउथ वेस्टर्न मानसून काम नहीं करेगा। अब नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स क्या होती है, ऊपर से जो है हवाएं नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड जो आती है वो थोड़ा सा मॉइस्चर लाती है, और जिसकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं कहां पर, इस बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, क्योंकि अब ये वाली विंड्स आ रही है। जैसे गर्मियों में नीचे से ऊपर जा रही थी, क्यों? ये सारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की वजह से है। आईटीसीजेड वो एरिया होता है जहां पर हवाएं मिलती हैं, और ये मूव करता रहता है, जहां पर लो प्रेशर होता है वहीं पर चला जाएगा। गर्मियों में सन ऊपर जाएगा तो लो प्रेशर ऊपर बनेगा, इसीलिए आईटीसीजेड ऊपर चल जाएगा, तो नीचे वाली हवाएं ऊपर चल जाएंगी। सर्दियों में क्या होगा, सन नीचे आता है ना, आपको पता है दिसंबर में नीचे होता है, तो सन नीचे आएगा तो आईटी सीजन नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अब ऊपर वाली विंड आ रही है, कौन सी? नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, और इनकी वजह से जो बारिशें होती हैं तमिलनाडु वाले रीजन में, और साइक्लोन बनते हैं बे ऑफ बंगाल में, उसको बोलते हैं रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीट होता है वापिस आना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू। ये चारों कंसेप्ट आपको समझ आ गए। एक मैंने आपको ये समझाया, सिंपली समझो, हमारे जो इंडिया में जो मॉनसून आता है जून जुलाई के महीने में, जिसकी वजह से बारिशें होती हैं, उसको बोलते हैं साउथ वेस्टर्न मॉनसून। अब वो साउथ वेस्टर्न मॉनसून कैसे बना, ये मैंने आपको समझाया। होता क्या है कि जब गर्मियों के दिनों में सन ऊपर जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हवाएं जो है इक्वेटर को क्रॉस करती हैं। हवाएं जब इक्वेटर को क्रॉस करती है, उनकी डायरेक्शन राइट तरफ हो जाती है, तो वो पहले साउथ ईस्टर्न विंड थी, अब उनका नाम पड़ जाता है साउथ वेस्टर्न। यही साउथ वेस्टर्न मानसून जो है इंडिया में बारिशें करवाता है। आपको पता है कि जून जुलाई के महीने में कितनी बारिशें होती है, ठीक है, दिस इज क्लियर। फिर मैंने समझा, आपको ये समझाया कि सर्दियों के दिनों में अब सन नीचे जाएगा, जब सन नीचे जाएगा आईटीसी से नीचे जाएगा। अब ऊपर से जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड आ रही है, उनकी वजह से बे ऑफ बंगाल एरिया में साइक्लोन बनते हैं और तमिलनाडु वाले रीजन में बारिशें होती है, तो इसको बोलते हैं रीट्रीटिंग मानसून। फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट बनाया कि सर्दियों के महीनों में आपको पता है, जैसे पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर के रीजन में बारिशें होती हैं। ये बारिशें होती हैं ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से अराइज होती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेडिटेरेनियन सी वहां पे अराइज होती हैं, जो और ऊपर अपर एयर सर्कुलेशन की जो हवाएं हैं, जैसे जेट स्ट्रीम, वो विंटर में स्ट्रांग होती हैं, वो इनको इंडिया की तरफ ले आते हो। इंडिया में सर्दियों में बारिशें होती हैं ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। और मैंने आपको एक कंसेप्ट और समझाया कि जेट स्ट्रीम जो है वो सर्दियों में स्ट्रांग होती है, और हॉट सीजन में क्या होती है, वो वीक होती है, और ये क्या होती है, अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। अगर ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आप कर लोगे। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट जो है रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मानसून कौन सा है? वही मानसून जो गर्मियों में आया, उसका नाम मैंने आपको बताया ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून। अब ये बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून वही है जो वापिस नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड आती है ना, उनकी वजह से जो बारिशें होती है, रीट्रीटिंग। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून मतलब रीट्रीटिंग मानसून, ठीक है। अब एक ऐसी स्टेट है जिसको दोनों में थोड़ा थोड़ा रेनफॉल मिलता है, साउथ वेस्ट में भी मिलता है और नॉर्थ ईस्ट वाले मानसून में भी मिलता है। वो कौन सी है? केरला, पंजाब, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि महाराष्ट्र जो तमिलनाडु है हमारा, तमिलनाडु को रीट्रीटिंग मॉनसून के टाइम में जो है बेसिकली बारिशें यहाँ पर होती हैं। बेसिकली तमिलनाडु को रीट्रीटिंग मॉनसून के टाइम में बारिश होती है, बट इसका कुछ रीजन ऐसा है तमिलनाडु का जहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से भी बारिशें होती है, बट बहुत कम। ज्यादा बारिशें इसकी रीट्रीटिंग मॉनसून के टाइम में होती है। उस टाइम में बहुत हवाएं चलती हैं तमिलनाडु में, बहुत साइक्लोन हिट करते हैं, ये चीजें तमिलनाडु में होती है, रीट्रीटिंग मॉनसून। अब रीट्रीटिंग मॉनसून का टाइम कब होगा? अक्टूबर नवंबर का, सर्दियों का टाइम। और मानसून के आने का टाइम क्या है? मई जून वाला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, गर्मियों में मानसून आता है, बारिशें होती है, और रीट्रीट करता है सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में। इसको आप इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। अब ये क्वेश्चन कहता है द बर्स्ट ऑफ मानसून अकर्स ड्यू टू। मॉनसून का बर्स्ट होना ये किसकी वजह से होता है? पहली बात है, मॉनसून बर्स्ट का मतलब क्या होता है? मॉनसून बर्स्ट होना है कि एक सडन, बहुत सडनली बहुत ज्यादा बारिशें शुरू हो जाना, ठीक है। आफ्टर ड्राई स्पेल में थोड़ी देर सूखा रहा, उसके बाद अब बहुत जोर से बारिशें शुरू हो जाना, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्स्ट ऑफ अ मॉनसून। अब ये किसकी वजह से होता है? बेसिकली ये किसकी वजह से होता है? सडन ऑनसेट ऑफ मॉइस्ट मॉनसून विंड। मतलब होता क्या है कि सडनली हमारी क्या होती है, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो क्या करता है, सुनो ध्यान से, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है गर्मियों के दिनों में क्या करता है, ये हमारा अरेबियन सी है, यहाँ से भर के पानी लाता है, और इंडिया के जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, इधर से जाके आगे मेघालय वाला मेसन राम और इंडिया के काफी पोर्शन में बहुत तेज बारिशें करवाता है। दिस इज नोन है बर्स्ट ऑफ मॉनसून। ये किसकी वजह से होता है? सडन ऑनसेट ऑफ मॉइस्ट मॉनसून विंड्स। मतलब मॉनसून विंड्स का आना सडनली, कौन सी वाली? मॉइस्ट। मॉइस्चर कहाँ से उठाता है? अरेबियन सी से।
ठीक है, साउथ वेस्टर्न जो ट्रेड विंड्स है वो कहाँ से मॉइस्चर उठाती हैं, अरेबियन सी में, ये आपने याद रखना, ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है बट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया इज रिकॉर्डेड है, सबसे ज्यादा इंडिया में रेनफॉल कहाँ पर होता है, ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी किसी वीडियो में समझाया था। चेरापूंजी में, मेसन राम में, दिल्ली में, महाबलेश्वर। सिंपल क्वेश्चन आपको पता है, मेसन राम, मेसन राम कहाँ पर है, मेघालय। मेघालय की याद रखना, मेघालय की कौन सी हिल्स में है, खासी हिल्स में, ठीक है, खासी हिल्स में है मेसन राम प्लेस। यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिशें होती है, क्यों होती है, देखो ये आया साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स, ठीक है, इसकी एक ब्रांच जो, ध्यान से सुनना, एक ब्रांच जो है साउथ वेस्टर्न मानसून की यहाँ से निकल के जाती है, और यहाँ पर है मेघालय, यहाँ से देखो, यहाँ से भी मॉइस्चर उठाती है, आगे से बे ऑफ बंगाल से ठीक बहुत सा मॉइस्चर उठाती है, और इस मॉइस्चर को यहाँ पर मेघालय पे ये गिरा देते हैं, तो मेघालय में जाके जो हिल्स हैं, हिल्स के साथ टकराते हैं, यहाँ पे बहुत तेज बारिशें होती हैं, इसीलिए मेसन राम को बेसिकली बोला जाता है कि रेनफॉल के लिए सबसे ज्यादा रेनफॉल होने वाली जगह है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना। नेक्स्ट देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है बे ऑफ बंगाल में कब स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, भाई ये देखो, ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, ये आपका नीचे वाला पोर्शन है, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। देखो अरेबियन सी में बारिशें होती हैं कब, जब मानसून आएगा, मानसून कब आता है, मई जून के महीने में, ठीक है, अरेबियन सी से आके इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, बट बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनना वो कब बनेंगे, जब रिट्रीटिंग मानसून होगा, मानसून वापस पीछे आएगा, तो वो मानसून कौन सी विंड लाती है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, और वो कौन से महीने का टाइम होता है, सर्दियों का टाइम, तो मेनली जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। इसको छोड़ के एक टाइम और भी होता है मानसून के आने से पहले वाला, मतलब अप्रैल मई के महीने में भी बे ऑफ बंगाल के एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, बट सबसे ज्यादा अगर बोले कब बनता है, वो अक्टूबर नवंबर के महीने में ही बनता है, ठीक है, ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो आपको मैंने पहले ही कंसेप्ट समझा दिया, अगर किसी को उसमें समझ नहीं आया, क्योंकि इतने जल्दी क्लाइमेट का इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं समझाया जाता, तो मैंने एक सुबह टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक क्लाइमेट की वीडियो शेयर की थी, या आप सर्च करना क्लाइमेट कंसेप्ट बाय अवेकनिंग क्लासेस, एक वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना, आपको क्लाइमेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक क्वेश्चन में भी अगर आपको एग्जाम में दिक्कत आ गई तो मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ, ठीक है, मैंने वहां पर क्लाइमेट पूरा अच्छे से विंड्स का थ्रू आपको समझाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द रेन शेडो एरिया इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, देखो रेन शेडो एरिया वो एरिया होता है जहां पर बारिशें नहीं होती, मान लो, ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमने फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीजन इंडिया की पढ़ी है, मैंने आपको बोलता है ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, कौन से घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब टूटे टूटे हैं, बट यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट जो है कॉन्टिन्यूस है, मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ी है, क्या है, कॉन्टिन्यूस है, मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ी है। अब क्या होता है, यहाँ पर आया आपका साउथ वेस्टर्न मानसून, ध्यान से सुनना, साउथ वेस्टर्न मानसून है, यहाँ पर इसने बहुत बड़ा मॉइस्चर उठा के लाया, कहाँ से, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के इस एरिया में बारिशें करवाई, बहुत ज्यादा बारिशें होंगी। अब जैसे ही यहाँ पर बारिशें होती हैं और ये हवाएं जो है बारिशें लेके आती हैं, मानसून जो है बेसिकली ये मॉइस्चर लेके आता है, ये मॉइस्चर अपना कहाँ पर फेंकता है, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर ऊपर जाती जाएंगी, मतलब पहाड़ी चढ़ेंगी, तो ये मॉइस्चर खत्म होता जाता है, जैसे ये पहाड़ी के टॉप में पहुंचेगी, ये बिल्कुल एयर ड्राई हो जाती है, वही ड्राई एयर आगे जाके इस वेस्टर्न घाट के इस एरिया में जाती है, बट यहां तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने अपना पूरा मॉइस्चर तो यहाँ पे गिरा दिया, अब इस एरिया में इनके पास कोई मॉइस्चर नहीं है, इस एरिया को बोलते हैं रेन शेडो एरिया, कौन सा, रेन शेडो एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे बारिशें नहीं गिरी, क्यों, क्योंकि पीछे पर्वत है वेस्टर्न घाट, वहां पर सारा मॉइस्चर गिरा, और ये हवाएं जब इस एरिया में पहुंच रही है, और इस एरिया में वो बेसिकली क्या है, उनमें कोई मॉइस्चर नहीं बचा, जस्ट हवाएं पहुंच रही हैं, तो ऐसे एरिया में बारिशें नहीं होती, और ये कौन सा एरिया है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, तो ये कौन सा एरिया है जहां पर बारिशें नहीं होती, ये ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया, ठीक है ना, ये इस एरिया, ये यहाँ पर तो पड़ रही है ना बारिशें, बट इसको क्रॉस करके इस एरिया में कोई बारिशें नहीं पड़ रही, और ईस्टर्न घाट्स में भी जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, ये वाला जो डेक्कन प्लेट्यू है बीच में, इसमें बिल्कुल कम बारिशें होती हैं, तो ये पॉइंट याद कर लें, ठीक है, क्योंकि रेन शेडो एरिया में आता है, वेस्टर्न घाट वाला डायरेक्ट रेन में आता है, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, यहाँ पर बारिशें बहुत अच्छी खासी होती हैं, ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच रीजन रिसीव्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें विंटर सर्दियों में रेनफॉल होता है, और किसकी वजह से होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, तो बताओ। डेक्कन प्लेट्यू, भाई यहाँ पर तो बारिशें बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में आता है। केरला कोस्ट, भाई केरला कोस्ट तो यहाँ पर है, मालाबार कोस्ट, यहाँ पर तो साउथ वेस्टर्न मानसून बारिशें लाएगा। पंजाब एंड हरियाणा, बिल्कुल पंजाब एंड हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सर्दी में, देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो रूट है ना, अगर मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करूं,
तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ये वाला रूट है, ये रूट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का, ठीक है। यहाँ से जाती है क्योंकि जस्ट मोस्टम इस एरिया में होती है। तो यहाँ पर जो भी पड़ती है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, ऊपर जम्मू कश्मीर हो गया, थोड़ा सा नीचे गुजरात वाला एरिया हो गया, इन सब, राजस्थान वाला एरिया हो गया, सॉरी, ये सारे एरिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से सर्दियों में बारिशें होती है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द क्लाइमेटिक टर्म्स विद करस्पॉन्डिंग मीनिंग। अब मैच करो कौन सी किसका मीनिंग है, ठीक है, उसके साथ मैच करना है, ठीक है। मैंगो शॉवर किसे कहते हैं? लोकल थंडर स्टॉर्म जो है बंगाल में। काल बैसाखी किसे कहते हैं? लू किसे कहते हैं? और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन विंटर, ठीक है। बताओ इनमें कौन सा क्या है, इसको आपको बताना है, ठीक है। बताओ, इसका आंसर करो। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बड़ी बार पहले पढ़ाया हो। देखो, सबसे पहले अगर मैं लू की बात करूं, तो लू तो सबको पता है। लू क्या है? हॉट ड्राई विंड्स है नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में लू चलती है, आपको पता है, जम्मू में भी चलती है। तो लू जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में एक्सट्रीम हीट चलती है, जो हीट वेव्स चलती है उसको बोलते हैं लू। ये अप्रैल मई जून के महीने में चलता है। बेसिकली इसका नाम ही लू है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। सेकंड, अब एक चीज है मैंगो शावर। मैंगो शावर किसे बोला जाता है? बेसिकली क्या होता है, मॉनसून होने से पहले, मॉनसून से पहले एरियाज हैं, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मतलब सदर्न इंडिया के जो एरिया हैं, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, बारिशें होती हैं, थोड़ी बारिशें होती है, थोड़ा थंडर स्टॉर्म होता है अप्रैल से मई के महीने में, क्योंकि मानसून आने से पहले। तो इसको बोलते हैं मैंगो शावर। इसका नाम मैंगो शावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से मैंगोज की राइपनिंग अच्छे से हो जाती है। तो और ये एक तरह का सिग्नल भी है कि मानसून आने वाला है। तो मैंगो शावर इसके लिए आप याद रखो, एरिया याद रखो, कर्नाटका, केरला। काल बैसाखी क्या कहते हैं कि लोकल जो थंडर स्टॉर्म चलते हैं ना बंगाल वाले एरिया में, बंगाल वाले एरिया में जो लोकल थंडर स्टॉर्म चलते हैं उनको कॉल बैसाखी कहते हैं। और इसका नाम नॉर वेस्टर भी होता है, इन विंड्स का नाम नॉर वेस्टर भी होता है, ये भी याद कर रहे हैं, ठीक है, नॉर वेस्टर। तो ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं यहाँ पर। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम वाला जो एरिया है, ये भी मानसून से पहले चलते हैं, अप्रैल से मई वाले महीने में। इसकी वजह से बहुत लॉस होता है प्रॉपर्टी का, सॉरी, ये आप याद रखना, डैमेजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है, ये साइक्लोनिक रेंज होती है अब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो बिल्कुल ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ही तो है, ये ऊपर, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर आती है सर्दियों के टाइम में, इनको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इसका कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। बाकी एक नॉर्दर्न एरिया में आंधी भी चलती है, ठीक है, आंधी चलती है, वो भी प्री मानसून के टाइम में चलती है, जो विंड्स चलती है, मतलब अप्रैल मई के महीने में आप देखो बहुत सारी हवाएं चलती हैं मानसून आने से पहले। यही एक मतलब ऑन सेट ऑफ मानसून का एक सिग्नल होता है कि मानसून अब आने वाला है, ठीक है। इनके नाम याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एक्सपीरियंस द हाईएस्ट ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज। देखो, ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर सबसे ज्यादा ड्यूरनल दिन के टाइम में टेम्परेचर, देखो ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज का मतलब क्या है, इसमें ये क्या कंसेप्ट है। देखो, अब आपके एरियाज हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर दिन को टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, इतनी गर्मी है, और रात को उसी एरिया में टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे भी कुछ एरिया हैं, 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, ठीक है। कहाँ 5 और कहाँ 50, मतलब दिन में बहुत गर्मी और रात को इतनी ठंड, ऐसा टेम्परेचर। इसको बोलते हैं वो एरिया जहां का ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अब इसमें कौन सा है, इसमें जिसमें हाईएस्ट है, बताओ। कोस्टल तमिलनाडु, वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स, असम वैली। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं, जो भी समुद्री एरिया होता है, समुद्र के पास वाले एरिया, वहां पर ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज नहीं होती है। मान लो अगर वहां पर दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो रात का मान के चलो वो 24 डिग्री ही होगा या 23 डिग्री होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो केरला, तमिलनाडु, ये सारे जो कोस्टल एरियाज हैं, आंध्रा, उड़ीसा वाले, इन सब एरियाज में जो बेसिकली है ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज ज्यादा नहीं होता। तो ये आप काट दो, वेस्टर्न घाट्स भी काट दो, ठीक है, क्योंकि ये भी वेस्टर्न घाट्स भी आपका जो है कोस्टल एरिया में आता है, ठीक है। आपके बचे वेस्टर्न राजस्थान, असम वैली। इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्टर्न राजस्थान। जो राजस्थान का एरिया है वेस्टर्न वाला, वेस्टर्न राजस्थान में जैसे थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में सबसे ज्यादा ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज होती है, ठीक है। क्यों होती है? सबसे पहली बात, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहली बात, यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से दिन का और रात के टेम्परेचर में बहुत फर्क है। सबसे पहले, कॉन्टिनेंटैलिटी कितनी है, ठीक है। कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होती है ये मैं बताता हूँ। आपका जो एरिया है, वो आपका जो कॉन्टिनेंट है वो समुद्र से कितना दूर है, जितना समुद्र से दूर है उतना ड्यूरनल रेंज ज्यादा होगा। पहला ये रीजन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इनमें से कौन सा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा ड्यूरनल रेंज है। तो उसका आंसर, उसमें ऑप्शन था थार डेजर्ट, वही आंसर था। तो वो वेस्टर्न राजस्थान में आता है, इसलिए बता रहा हूँ।
एक तो सबसे पहले समुंदर से वो कितना दूर है, तो समुंदर से राजस्थान दूर है, इसलिए पहला रीजन है। दूसरा जो है, यहाँ पर सैंड पाई जाती है। अब सैंड जो है, इसकी एक क्वालिटी है कि सैंड जितने जल्दी गर्म होती है उतने जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अब दिन को धूप पड़ेगी तो वो गर्म हो जाएगी, तो गर्मी हो जाएगी वहां पर, और रात को जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, तो इसलिए सैंड वहां पे पाई जाती है, ये भी एक रीजन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, लैक ऑफ क्लाउड कवर। अब जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पर क्लाउड कवर नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा क्लाउड्स नहीं है। क्लाउड्स ना होने की वजह से क्लाउड्स क्या करते हैं, हीट को ट्रैप कर लेते हैं। मान लो दिन के टाइम में हीट को क्लाउड्स ट्रैप कर देते हैं, तो रात के टाइम में वो हीट की वजह से एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म रहता है। बट यहाँ पर क्लाउड्स ही नहीं है, तो हीट ट्रैप ही नहीं हो रही है, दिन की हीट रात को रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है और रात को ठंड हो जाती है। तो क्लाउड कवर भी यहाँ पर नहीं है। तीन रीजन मैंने आपको बता दी। और लैक ऑफ वेजिटेशन, वहां पर ज्यादा वेजिटेशन भी नहीं, ये भी चौथा रीजन। इसकी वजह से वेस्टर्न राजस्थान वाले एरिया में ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज जो है वो हाईएस्ट रहती है। ठीक है, दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एंड द 10th क्वेश्चन इज मैच द रीजन विद कॉपन क्लाइमेट है। देखो कॉपन ने क्लासिफिकेशन की है, डिफरेंट रीजन्स को डिवाइड किया हुआ है। अब मैं सारी कॉपन टाइप को समझाने शुरू हो गया तो फिर मेरा पूरा दिन यहीं पे निकल जाएगा। आप पढ़ लेना कहीं पर, बट जो एग्जाम्स में पूछता है जिन एरियाज के बारे में, वो सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए। यहाँ पर बोल रहा है बताओ कौन सा किसके साथ मैच करना है। जम्मू प्लेन्स वाले एरिया में कॉपन ने किस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो किस में आता है। उसके बाद जो कश्मीर वाला रीजन है वो किस में आता है, लद्दाख वाला रीजन किस में आता है, और कारगिल द्रास वाला रीजन किस में आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले आपको क्लियर करता हूँ। जो जम्मू वाला रीजन है, जम्मू वाला रीजन जो है, जम्मू प्लेन्स वाला, वो CWA या CFB, कुछ रीजन जो है वो CWA में आता है, कुछ रीजन CFB, जैसे कठुआ वगैरह वाला कुछ CFB में आता है, कुछ CWA में आता है, जम्मू वाला रीजन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इस क्लाइमेट को बोलते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आपको पता है जम्मू जम्मू वाला रीजन जो है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में आता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल मतलब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो समर्स है वो गर्म होती हैं, विंटर्स थोड़ी ठंडी होती हैं। ठीक है, और मॉडरेट टू हाई रेनफॉल होता है। तो ऐसे क्लाइमेट को बोलते हैं CFB, या हमारा CWA टाइप क्लाइमेट, CFA और CWA टाइप क्लाइमेट। ठीक है, सेकंड इज कश्मीर वैली की। अगर मैं बात करूं कश्मीर वैली में जो क्लाइमेट है कोपन के अकॉर्डिंग वो DFB है। DFB क्लाइमेट वो होता है जहां पर समर्स जो होती है वो ठंडी होती है, मतलब गर्मियों में भी इतनी गर्मी नहीं होती है वहां पर, और विंटर्स जो है वो कोल्ड होते हैं, बर्फ वगैरह पड़ते हैं, तो वो आ गए DFB टाइप। लद्दाख वाले क्लाइमेट को बोलते हैं BWK। BWK किसको बोलते हैं, लद्दाख वाले क्लाइमेट में। ठीक है, BWK का मतलब है कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। मतलब ऐसे क्लाइमेट में क्या होता है, यहाँ पे बारिशें कम होती हैं, लो प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरनल रेंज भी ज्यादा होती है, और उसके बाद यहाँ पर जो है कोल्ड एरिया रहता है, तो इसलिए लद्दाख प्लेट्यू को किसमें रखा है, BWK में। उसके बाद करगिल द्रास वाला एरिया जो है वो ET में रखा है। ET वो एरिया होता है जिसको बोलते हैं टुंड्रा क्लाइमेट। क्या बोलते हैं, टुंड्रा क्लाइमेट। टुंड्रा क्लाइमेट मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया, बहुत कम समर होगी, वेजिटेशन बिल्कुल ना के बराबर है, टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन होगी। तो ये मैंने आपको कोपन ने जो क्लासिफाई करा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको, जो आपको एग्जाम में पूछता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें कश्मीर वैली का ना पूछो या लद्दाख के बारे में ना पूछो, तो वो पूछता है जम्मू प्लेन्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने मैप भी ये डाउनलोड किया था किसी ऑफिशियल वेबसाइट से, तो यहाँ पर भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो ET वाला एरिया, ET कौन सा है, जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला एरिया। ठीक है, कौन सा, लद्दाख वाला, करगिल लद्दाख वाला टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। तो यहाँ पर देखो ET कौन सा कलर है, ये वाला कलर। ये कलर कौन सा है, ये वाला एरिया। मतलब ये जो लद्दाख के ऊपर वाला एरिया है ना, ये कौन सा है, टुंड्रा टाइप, जो मैंने अभी आपको बता दिया, करगिल वगैरह। फिर ये BWK है, BWK ये, तो ये जो ले का कुछ एरिया है, ये सारा कौन सा आ गया, BWK। ठीक है, ये ले है, ले किस में आ गया, BWK में। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा था। अब मान लो, अब कश्मीर वाला रीजन जो है, तो कश्मीर भाई, ये देखो ये कश्मीर का रीजन है, कौन सा कलर है, ब्लू वाला, तो DFB। कश्मीर का क्लाइमेट कौन सा है, DFB टाइप। तो ये देखो क्या करवाया मैंने आपको, DFB टाइप। ठीक है, इस मैप से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लो यहाँ पर आपने ये देखना है, तो ये जो जम्मू वाला एरिया है, ठीक है, जम्मू रियासी ये कुछ एरिया है, ये सारा एरिया कौन सा टाइप है, देखो ये कौन सा कलर है, CWA कलर है, तो ये CWA टाइप है। बट आपका कुछ रीजन जो है CSA टाइप भी है, जैसे ये कठुआ वाला रीजन जो है ये CSA टाइप है। तो मतलब ऐसा थोड़ा वेरिएशन है, बट आपको ये कुछ नाम याद रखें ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इनको इजिली कर लो। ठीक है, तो कॉपन क्लासिफिकेशन के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और मेनली यही पूछता है, जम्मू कश्मीर पूछ लेगा, लद्दाख पूछ लेगा, दिस दैट यही पूछ लेगा, तो यही पूछता है, तो आप इस तरह से इसको कवर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे पल्सेस वगैरह के रिलेटेड, मतलब जो आपकी क्रॉप्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो ये लेक्चर लेंदी हो गया क्योंकि इसमें वेदर भी है, क्लाइमेट भी है, क्रॉप्स भी है, सब चीजें समझानी है मुझे, तो सभी कवर कर लो। बाकी मैंने आपको वीडियोस मॉर्निंग में शेयर की थी, तो आई होप आपने वो देखी होंगी, आपने टॉपिक प्रिपेयर किया होगा। और कल आपका पहला सेक्शनल टेस्ट है, और पहला सेक्शनल टेस्ट आपका किसका है, ये आपके मॉक टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग कल 29 दिसंबर को आपका पहला टेस्ट है। किसका टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस इंडिया वाला पोर्शन टेस्ट आपका रेडी है, मैं मॉर्निंग में लाइव कर दूंगा।
करूंगा। ठीक है, awakeningclasses.in में जाओ, गूगल में सर्च करो और मॉक टेस्ट में अभी इनरोल करो, और कल आपने अच्छे से टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद 2 जैन को वापस इसी का टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस इंडिया का सारा पोर्शन जो हमने आज कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा पल्सेस कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, सबसे ज्यादा दालें कहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, बताओ। सबसे ज्यादा दालें कहाँ पर इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं? कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया, ठीक है। अभी ना मैं आपको वीडियो के एंड में, अभी मैंने वो वीडियो ग्रुप में भी शेयर नहीं करी, एक वीडियो शेयर करूंगा क्रॉप्स की, ठीक है, वो मैंने सुबह शेयर नहीं करी थी, अभी शेयर की कहाँ करूंगा, जैसे ही वीडियो एंड होगी ना वो शो कर जाएगा वो क्रॉप्स की वीडियो। उस वीडियो को नियर अबाउट 25,000 बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी, पिछले साल में रिकॉर्ड की थी, पिछले साल नहीं बोलेगा 7-8 महीने पहले। उस वीडियो को देख लेना सारी, कौन सा, किस स्टेट किस चीज में टॉप है, किस में सेकंड है, ये वो वहां पर सारा आपका कवर हो जाए। तो क्रॉप्स के लिए आप वो वीडियो देखोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछता है यार, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कॉटन की कल्टीवेशन में कितना टेम्परेचर चाहिए, फिर उसको क्या बोलते हैं, ये सब चीजें एग्जाम में आती हैं, प्रेसिपिटेशन कितनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन था कि जूट वाला एरिया जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बेसिकली ग्रो होता है, जूट को हाई टेम्परेचर चाहिए और हैवी रेनफॉल चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, आर एक्सप्लेन करता है ए को, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही बात है, जूट जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में मेनली, आपको पता है जूट जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, उसमें अच्छा खासा जूट ग्रो होता है। सबसे पहली बात, जूट जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है इंडिया की कॉटन के बाद, ये आपको पता है, ठीक है। और जूट की बात करें, जूट को मतलब गर्मियों के टाइम में होती है 24 से 35 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए, इसको अच्छी खासी बारिशें चाहिए, 120 से 150 सेंटीमीटर बारिशें चाहिए, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तभी जूट ग्रो करता है। फरवरी के महीने में इसको लगा दिया जाता है और हार्वेस्टिंग इसके अक्टूबर में होती है, मतलब 8-9 महीने लगा लो, ठीक है। तो जूट को हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल चाहिए, बिल्कुल, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में आता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू और आज एक्सप्लेन करता है एक को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉटन का पूछ लेगा, शुगर केन को, जैसे शुगर केन में बहुत ज्यादा बारिशें चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए हम जो है शुगर केन को है वाटर इंटेंसिव क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें एग्जाम्स में आती हैं, तो ये पढ़ लेना, उस वीडियो में मैंने पढ़ाई हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, आपने बताना है कौन सी प्रोडक्शन में किस में आ गया है, ठीक है, बताना है करेक्टली कौन सी मैच है। टी को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है केरला, कब कहा यार किसने, टी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, टी की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन असम में होती है। कॉफी की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटक में होती है, बिल्कुल करेक्ट है। रबड़ की असम में होती है, नहीं, कब से रबड़ की, कब से असम में होती है, रबड़ की केरला में होती थी, ठीक है। जूट की सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, नहीं, मैंने आपको बोला नॉर्थ ईस्टर्न वाले और नॉर्थ के कुछ रीजन में हो, तो वेस्ट बंगाल में जूट की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें ओनली बी वाली स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नोन एज शुगर बॉल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का शुगर बॉल कहाँ पर, किसको बोला है शुगर बॉल, इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन शुगर केन यहाँ पर होता है। तो कौन सी स्टेट है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु? तो कौन सी स्टेट है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शुगर केन की प्रोडक्शन बहुत अच्छे लेवल पे होती है, यहाँ पे बहुत सी शुगर केन की मिल्स हैं, जिसकी वजह से यूपी इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज, विच कैश क्रॉप इज ग्रोन बोथ एज खरीफ एंड रबी क्रॉप। मैंने आपको बहुत क्लासेस में समझाया है खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, रबी क्रॉप कौन सी होती है, ज़ैद क्रॉप कौन सी होती है। खरीफ क्रॉप वो होती है जो जून से सितंबर के महीने में होती है, ठीक है, जून के महीने में, बारिशों के महीने में होती है, जैसे चावल हो गया, कॉटन हो गया, मक्की होगी, ठीक है। राबी होती हैं जो जैसे अक्टूबर के महीने में हम लगाते हैं, मार्च के महीने में कटिंग कर लेते हैं, जैसे वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया। और ज़ैद क्रॉप्स होती हैं जो अप्रैल से जून के बीच में होती हैं, जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह। अब पूछे एक ऐसी कैश क्रॉप है जो खरीफ भी और राबी भी है, तो दोनों है, वो कौन सी है? ग्राउंड नेट। कौन सी है? ग्राउंड नेट, ठीक है। ऐसे तो बहुत है, ग्राउंड नेट भी उनमें से एक है। ग्राउंड नेट मोस्टली खरीफ क्रॉप है, बट एज अ रबी क्रॉप भी है, मतलब अक्टूबर के महीने में भी इसको कई बार लगा दिया, मार्च वगैरह में इसकी कटिंग भी होती है। तो ग्राउंड नेट एक खरीफ भी और रबी क्रॉप भी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी कल आपकी कोई जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों की क्लास नहीं है। अब आपने कल दिन को या आप जब चाहो, देखो टेस्ट तो वहां पर वेबसाइट में ऑल टाइम अवेलेबल है, आप कभी भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट से आप दे सकते हो, बट आई हाईली रिकमेंड यू ऑल, आप सब कल टेस्ट दोगे। सिंपली गूगल में जाओ यार, awakeningclasses.in लिखो, हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वहां पर जाके आपको सामने टेस्ट जो लिखा होगा जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट, और वहां पर एनरोल करो खुद को। वहीं से आप एज ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, वेबसाइट से ही ऐप आपके फोन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये टेस्ट शेड्यूल है, ये सारे टेस्ट आपको वहां पर प्रोवाइड होंगे। और सबसे पहला टेस्ट जो है वो कल होने जा रहा है, तो कल मैं जूनियर असिस्टेंट की कोई क्लास नहीं ले रहा, आप सारा बैठ के रिवाइज करो, कल दिन तक रिवाइज करो, शाम को टेस्ट दो। जब टेस्ट तो सुबह ही लाइव हो जाएगा, जब टेस्ट दो, बट कल का दिन आपने टेस्ट देना है, और मैं रैंडमली
बच्चों को कॉल करके उनके मार्क्स भी पूछूंगा। मेरे पास तो शेड्यूल आता है, बट पूछूंगा उनसे कि कैसा कैसा उनका टेस्ट रहा। मेरे पास पूरी डिटेल आपके आपके मार्क्स सब कुछ आ जाता है। तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप इसको दो। उसके बाद 2 जैन को आपका सेकंड टेस्ट है, तो आपका आपने क्या करना है अब आपने 3-4 दिन इसी जनरल अवेयरनेस का जो इंडिया वाला पोर्शन है उसको रिवाइज करना है, ताकि आप फिर 2 जैन को टेस्ट दे पाओ। और अब हम जो है परसों से जम्मू कश्मीर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ताकि 5 जैन से पहले उसको कंप्लीट कर लें और 5 जैन को आप जम्मू कश्मीर वाले सारे पोर्शन का टेस्ट दे पाओ। ये शेड्यूल मैंने इसी तरह से बनाया है, जिस तरह से मैंने आपकी क्लासेस को करवाना है। तो हाईली रिकमेंड यू ऑल आप सभी इनरोल करो, और आप उसका रिजल्ट देखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप टेस्ट दोगे ना, तो आपको क्वालिटी पता चलेगी, और जब एग्जाम दोगे तो फिर तो अच्छे से पता चलेगी। दिस इज इट फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लो, वहीं पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।